हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम भारत की चुनाव पद्धति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संदर्भ में चुनाव पद्धति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो चुनाव पद्धति की क्या क्या विशेषता हैं, यहाँ देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ भारतीय संदर्भ में क्या क्या विशेषता हैं चुनाव पद्धति की। पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वयस्क मताधिकार। यहाँ देखते हैं भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और वयस्क मताधिकार के अंतर्गत हर वयस्क व्यक्ति को बगैर किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के आधार पर वयस्कता की आयु सीमा 21 से वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है और अब 18 वर्ष प्राप्त समस्त स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार होता है। दूसरी विशेषता है आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में देखते हैं ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें धर्म के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त था विविध समुदाय को। इसके समाप्त करके इनके स्थान पर क्या लिया गया, आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। यहाँ देखते हैं नवीन संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। लेकिन इसके साथ ही देखते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों, ओबीसीज, विशेष जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनकी विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, संसद और राज्य विधानसभाओं में भी स्थानों का आरक्षण किया गया है। मूल संविधान में 1960 तक के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था थी और इस अवधि को संवैधानिक संशोधनों के आधार पर बढ़ाया जाता रहा है। हर 10 वर्ष के पश्चात इनको बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं। इन आरक्षित विविध जो जाति हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए स्थान आरक्षित हैं और इन आरक्षित स्थानों पर संबद्ध जाति के व्यक्ति ही उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उसे चुनने का कार्य उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। तीसरी जो विशेषता है भारतीय चुनाव पद्धति की, वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में देखते हैं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को, सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। अगली विशेषता है गुप्त मतदान। भारत में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्थानीय निकायों, पंचायती राज, सभी के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब निर्वाचन के संदर्भ में कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन पद्धतियों को अपनाया गया है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों ही पद्धतियों को अपनाया गया है।
लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषदें, राज्यों की विधान परिषदें, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। इनमें सबसे प्रमुख जो संस्थाएं लोकसभा और विधानसभा ही हैं, और इनका जो निर्वाचन है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और बहुमत प्राप्त उम्मीदवार को चुना जाता है। अगली विशेषता है भारतीय निर्वाचन पद्धति की एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ देखते हैं कि कुछ देशों में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो है एकल सदस्यीय हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है और वो है सामान्य बहुमत प्रणाली के आधार पर जो है निर्वाचन किया जाता है। यहाँ जबकि विधानसभा और लोकसभा और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन सभी संदर्भों में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। अगली जो और अंतिम विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। भारत में यहाँ देखते हैं विविध संस्थाओं के चुनावों के लिए दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। इसके आधार पर निर्णय निकाले जाते हैं, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख चुनाव हैं उनमें साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। इसके साथ ही देखते हैं हम भारतीय चुनाव उनकी निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में ये विशेषता हैं, लेकिन इसी संदर्भ में कुछ दोष भी भारतीय निर्वाचन पद्धति में पाए जाते हैं और इन दोषों के संदर्भ में हम ले सकते हैं जैसे चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका है, चुनाव जो है बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं। दूसरी जो दोष ले सकते हैं भारतीय संदर्भ में वो है चुनावों में बाहुबल, हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा, फर्जी मतदान, इस तरह की जो है हिंसा का प्रयोग जो है चुनावों में अत्यधिक देखने को मिलने लगा है। चुनावों में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी और परिणामतः राजनीति का अपराधीकरण होने लगा है। एक जो प्रमुख भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारतीय चुनावों के संदर्भ में जो समस्या देखने को मिल रही है वो है निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या। इससे क्या होता है, निर्दलीय उम्मीदवारों की जब संख्या बढ़ जाती है तो वो कहीं भी किसी भी सरकार को सपोर्ट कर देते हैं जिनका कोई अपना कोई नहीं होता है। अब इसमें और जो आलोचना के संदर्भ में ले सकते हैं हम, मतदाता सूचियों में भी भारी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं और जो चुनाव कार्यक्रम है वो अत्यधिक लंबा होता है। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक लंबी होने के कारण भी जो है निर्वाचन पद्धति के दोष के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं भारत की चुनाव पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं।